नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ पक्षी उड़ रहे हैं और हम वो तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में पक्षी उड़ रहे हैं। इसमें दो बच्चे खेल रहे हैं और इधर भी एक लड़की बैलून उड़ा रही है और दूसरा कार के साथ खेल रहा है ना। और तीसरी तस्वीर में भी बच्चे खेल रहे हैं। इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि इन तस्वीरों में बच्चे अलग अलग क्रियाकलाप कर रहे हैं। कहीं पक्षी उड़ रहे हैं, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इन वाक्यों में आपने देखा कि हमने जिस प्रकार ये वाक्य बोले इसमें कुछ क्रियाएं आई, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, है ना, उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ कार्य होने के विषय में हमें पता चल रहा है। तो आज का विषय क्या रहेगा हमारा? क्रिया और उसके भेद। तो हम जानेंगे क्रिया होती क्या है। वाक्य में जो शब्द किसी काम के करने या होने की सूचना देते हैं वह क्रिया होती है। क्रिया शब्द विकारी होते हैं। इनके रूप कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार बदलते रहते हैं। विकारी शब्द क्या है? जो लिंग, सर्वनाम, वचन, पुरुष, काल के अनुसार बदलते रहें वो विकारी शब्द होते हैं। इन्हें हम क्रिया शब्द विकारी कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। इसमें लिंग के अनुरूप हमने क्या किया? बदलाव कर दिया। बालिका पढ़ रही है, बालिकाएं पढ़ रही हैं, है ना। तो इसके अंदर भी हमने वचन के अनुसार परिवर्तन कर दिया। मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो। अर्थात जिस रूप से कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार बदलते हैं वो क्रिया कहलाती है। और क्रिया शब्द विकारी होते हैं क्योंकि ये परिवर्तनशील हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु अर्थात जो मूल रूप होता है, जैसे पढ़, लिख, जा, देख, खेल, इस तरह से। जब हम धातु के इस रूप में, सामान्य रूप में क्रिया के अनुसार कुछ जोड़ देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे बोल धातु है, जब मैंने इसके अंदर ना जोड़ा तो बन गया बोलना। हंसना, हंस जमाना हंसना, गा जमाना गाना। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। मूल धातु में ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना क्रिया होती क्या है। क्रिया के विषय में आप समझ गए होंगे कि क्रिया क्या है, किसे कहते हैं। जो शब्द किसी काम के करने का बोध करवाते हैं, सूचना देते हैं, वो क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया शब्द विकारी होते हैं क्योंकि ये लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार बदलते रहते हैं। आइए अब जाने क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद मुख्य रूप से माने जाते हैं, अकर्मक, सकर्मक। और सकर्मक के आगे दो भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। और रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। हम अब इसको एक एक करके समझेंगे। क्रिया और उसके भेद। पहले हम जानेंगे अकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वह अकर्मक है। अकर्मक अपने नाम से ही क्लियर हो जाता है। कर्मक, अ क्या है? उपसर्ग लग गया। कर्म, जिसमें कर्म नहीं वह क्या है? अकर्मक क्रिया। उस पे उसका फल कर्ता पे पड़ेगा, इसलिए वो अकर्मक है। जैसे मोहन हंसता है, सीता कुर्सी पर बैठी है, इसमें कोई कर्म नहीं है, केवल ये कर्ता के विषय में बता रहा है और उसका फल भी कर्ता पर पड़ रहा है। तो क्रिया के अंदर हमने देखा अकर्मक क्रिया।
तो एक हो गया सकर्मक, स जिसमें कर्म के साथ, अर्थात सकर्मक यानी कर्म के साथ जिस क्रिया का संचालन तो कर्ता से हो पर फल या प्रभाव किसी दूसरे कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक होता है। और इसका सबसे अच्छा क्या होता है, कैसे पता चले, जहाँ क्या का उत्तर मिले। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और उसमें हम क्या का प्रश्न ढूंढे और हमें उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया है। जैसे देखिए, अध्यापिका पुस्तक पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है ना, तो हमें क्या का उत्तर मिला तो ये सकर्मक है। माली ने पानी से पौधों को सींचा, माली ने किससे पौधों को सींचा, पानी से। किसे सींचा, पौधों को सींचा, यानी प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं तो ये सकर्मक है। जिस के अंदर हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते वो अकर्मक है। अब देखिए अकर्मक का उदाहरण, मोहन हंसता है, मोहन क्या हंसता है, कोई उत्तर नहीं है ना, मोहन हंसता है, हंसने को हम क्या में क्या कहेंगे, है ना। तो ये सारे अकर्मक है, जिसमें अकर्मक जिसमें प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता और सकर्मक जिसमें हमें प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो ये थे अकर्मक और सकर्मक क्रिया। आशा है आपको ये समझ आ रहे होंगे। आगे है सकर्मक क्रिया को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है एककर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। सकर्मक जिसमें क्या कौन का हमें प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। एक कर्म में एक होता है और द्वि में दो होते हैं। रमेश पत्र लिख रहा है, एक ही क्रिया हो रही है, ठीक है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो ये सकर्मक है, लेकिन भेद एककर्मक है। गरिमा ने सखी को पत्र लिखा, इसमें दो कर्म है, यानी गरिमा ने सखी को पत्र लिखा, अर्थात दो कर्म इसमें चल रहे हैं। तो किसने लिखा, किसको लिखा, इसका उत्तर मिलता है तो वहां द्विकर्मक होता है। अब पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद। पहले जानेंगे हम सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है, सामान्य क्रिया वहां उसे कहा जाता है जहां एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। रमेश सोया, मैंने किताब खरीदी इत्यादि। और संयुक्त क्रिया क्या हुई, संयुक्त क्रिया, संयुक्त यानी संयुक्त का अर्थ ही दो है ना, दो के मिलने पर दो या दो से अधिक धातुओं से बने क्रिया शब्द, क्रियापद संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। जैसे मैंने काम कर लिया है, वह खाना खा चुका है, दो क्रियाएं आ रही हैं इसके अंदर। देखिए संयुक्त क्रिया है, खा और चुका दोनों। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है कि ये दो क्रियाएं जब आती हैं तो हम दूसरी क्रिया को क्या कहेंगे। एक तो ये संयुक्त क्रिया है ना, इसे हम मूल क्रिया कह सकते हैं, जैसे खरीद, खा, कर, ये मूल क्रिया हो गई। और इसको विशिष्ट रूप देने के लिए हमने क्या लगा दिया, कर लिया है। कर क्या है, मूल धातु है, मूल क्रिया है। लिया है क्या हो गई, इसका विशिष्ट रूप हो गया। तो ये विशिष्ट रूप जो होते हैं ये रंजक होते हैं, ये रंजक क्रिया कहलाते हैं। रंजक का अर्थ है रंगने वाली, रंग देने वाली, अर्थात दो क्रियाएं संयुक्त क्रिया के अंदर जो दूसरे वाली क्रिया है, जो उसका रंग चढ़ रहा है जिसके ऊपर वो बता रही है, वो आपकी रंजक क्रिया है। अगला है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया के विषय में यदि हम जाने तो उसे हम क्या कहेंगे, नाम धातु यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर जो क्रियाएं बनती हैं वो नाम धातु क्रियाएं होती हैं। समझ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या, उनसी क्रियाएं बन जाती हैं, नाम धातु क्रियाएं बन जाती हैं। आपके सामने है हाथ हथियाना, ना जोड़ दिया ना, बात बतियाना, संज्ञा से लुटेरों ने जमीन हथियाली, है ना, ये चीज है। अब चिकना, चिकनाना, गरम गरमाना, ये सारी विशेषण से बनी। हमें गरीबों को अपनाना चाहिए, नाम धातु। नरम नरमाना, लज्जा लज्जाना, लालच ललचाना, फिल्म फिल्माना, साठ सठियाना, तोला तुतलाना, मतलब ये सारी जो क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम के साथ, क्रियाओं के साथ ना शब्द जोड़ दें तो वहां नाम धातु है। इसी प्रकार अगला भेद है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक, प्रेरणा यानी प्रेरणार्थक, प्रेरणा देने वाला, है ना। कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कर्ता खुद कार्य नहीं कर रहा है, वो दूसरे को कार्य करने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, इसलिए इसका नाम प्रेरणार्थक है। प्रेरणा दे रहा है वो। जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवा रहा है। अब मालिक तो करता है लेकिन वो करवा किससे रहा है, नौकर से। तो नौकर क्या हुआ, जो नौकर है वो करता है ना,
वो कर रहा है, यानी मालिक करवा रहा है। अर्थात जब कर्ता किसी अन्य से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करे या काम करवाए, वो प्रेरणार्थक क्रिया आती है। अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। अब अध्यापिका प्रेरक करता है और प्रेरणा देने वाला कौन है? अध्यापक है। कर कौन रहा है? छात्र कर रहा है। ये प्रेरित करता है, ये प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। तो इन दोनों को आपको समझना है। आपको ये सभी भेद समझ आ जाने चाहिए। उसके बाद आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्व का अर्थ है पहले। अब ध्यान से समझेंगे। पूर्व का अर्थ है पहले। किसी मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई अन्य क्रिया आ जाती है, किसी मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई अन्य क्रिया आ जाती है तो वह पूर्वकालिक है। जैसे मैं नहाकर पढ़ूंगा, पढ़ूंगा तो हूं लेकिन क्या करके? नहाकर पढ़ूंगा, है ना। तो नहाकर क्या हुई? पूर्वकालिक क्रिया हुई। अर्थात जब आपने कार्य तो करना ही है लेकिन उससे पहले एक क्रिया और आ गई, मैं पढ़ूंगा, है ना। ये तो हो गई सामान्य क्रिया। जब मैंने लिखा मैं नहाकर पढ़ूंगा तो एक अन्य क्रिया कर ली बीच में। तो ये जो क्रियाएं होती हैं वो पूर्वकालिक क्रिया में आती हैं। उसके बाद है कृदंत क्रिया। कृदंत का अर्थ होता है जब मूल धातुओं के साथ ता, ना, कर प्रत्यय जोड़ दिए जाएं तो वो कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। इनके साथ सफिक्स अर्थात प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे उठ जमा ना, उठना, खेल जमा कर, खेल कर। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्रिया और उसके भेदों के विषय में जाना। तो किसी काम के करने या होने की सूचना देने वाले शब्द क्रिया विकारी शब्द हैं क्योंकि इनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार परिवर्तन होता है। संरचना की दृष्टि से क्रियाएं दो प्रकार की मानी गई, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आगे सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हमने पढ़े, द्विकर्मक और एक कर्मक। रचना के आधार पर चार भेद, कौन कौन से? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और मैंने आपको और भी बताई कृदंत क्रिया और उससे पहले सामान्य क्रिया। तो इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरों को प्रेरित करता है। संयुक्त क्रिया दो क्रियाएं साथ चलती हैं। नाम धातु में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जब आप ना प्रत्यय जोड़ दें, नाम धातु ना प्रत्यय, है ना, तो वो नाम धातु क्रिया। प्रेरणा जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया जब किसी मुख्य क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया आ जाती है तो वो पूर्वकालिक क्रिया है। कृदंत क्रिया क्या है? जब मूल धातु में ता या ना या कर आदि प्रत्यय जोड़ दिए जाएं तो वो कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। आशा है आपको समझ आ गई होगी। और रंजक क्रिया के विषय में भी मैंने आपको बता दिया है। क्या होती है रंजक क्रिया? जब दो क्रियाओं का प्रयोग किया जाए, मूल क्रिया मुख्य अर्थ देती है और दूसरी क्रिया मूल या मुख्य क्रिया को विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है, वो तो दूसरी क्रिया क्या कहलाती है? रंजक क्रिया। रंजक का अर्थ क्या होता है? रंगने वाली, रंग देने वाली, है ना। मूल क्रिया के साथ दूसरी क्रिया और रंजक क्रिया को जोड़ने पर जो क्रिया बनेगी वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्रिया के विषय में पढ़ा। आपकी पुस्तक अभ्यास सागर पाठ 16 देशभक्त पुरु के अंदर संयुक्त क्रिया और रंजक क्रिया, समुच्चय बोधक अवयव वगैरह दिए गए हैं। आपने वो स्वयं करने का प्रयास करना है। कल क्रिया और उसके भेद से संबंधित आपकी व्याकरण पुस्तक में से अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। उससे पहले आप ये समझकर स्वयं करने का प्रयास करेंगे और कल मिलान करेंगे हमारे साथ। ये आपका गृह कार्य रहेगा। देशभक्त पुरु के 16वें जो अध्याय है उसका अभ्यास सागर करना है आपने, और व्याकरण की पुस्तक में से क्रिया और उसके भेद की जो एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य है, वो भी आप करेंगे। कल हम इसके इसी विषय में आगे अभ्यास के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक दो बार इसे ज़रूर सुने, समझ आ जाएगी। यदि कहीं समझ नहीं आती तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।